हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मुझे समझ नहीं आया था कि उमर को अचानक से 60,000 रुपए की जरूरत क्यों पेश आ गई थी, वो भी इस वक्त जब उनका पूरा सामान पैक हो चुका था। वो बस घर से निकलने ही वाले थे और उनके पास अपने खर्चे के पैसे भी थे और टिकट के भी हाथ में ही थे। ऐसे में अचानक से इनका मुझसे 60,000 रुपए मांगना मुझे खटका गया था। मैंने कहा कि यकीनन अपनी माँ बहनों पर पैसे लुटाना चाहते होंगे। आपकी अम्मा ने कह दिया होगा कि जाते जाते 60,000 रुपए मेरे हाथ में रख के चले जाओ, लेकिन मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि जो पैसे आप मुझे खर्चे के लिए देते हैं मैं उसी में से ही जमा करके जोड़ तोड़ करके रखती हूँ। आखिर कब तक आप परदेश में रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको वापस आना है ना। इसीलिए मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ। आपकी माँ बहनों पर आप पहले ही बहुत पैसा लुटा चुके हैं। मैंने बिना शौहर की पूरी बात सुने उसे दो टोक लफ्जों में कह दिया था कि अब मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरी सास नंदे अक्सर ही ये ड्रामा करती थी कि वो किसी न किसी बहाने से मेरे शौहर को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोर लिया करती थी और मेरा शौहर जो परदेश में बड़ी मेहनत से पैसे कमा रहा था उसकी हलाल की कमाई को अपने फजूल के शौक में उड़ा दिया करती थी। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, हमें भी तो पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन ये बात कौन समझता। इसीलिए मैंने अपने शौहर को पैसे देने से साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनकर उमर ने सर पकड़ लिया, कहने लगे, अरे नेक बख्त, तुझे मालूम कुछ नहीं होता और एक बात से पूरा फसाना घर लेती है। मुझे 60,000 रुपए किसी और को नहीं देने, बल्कि अपने लिए चाहिए। मैं वहां जाते ही तुझे पैसे ट्रांसफर वापस कर दूंगा। यूं समझ ले कि ये किस किस्म का कारोबार है। मेरा शौहर जो सऊदी अरब में एक बड़े से बंगले में ड्राइवर की नौकरी करता था, उसके मुंह से कारोबार वाली बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने हैरत से कहा कि तुमने सऊदीया में कौन सा कारोबार शुरू कर दिया है? तुम्हें तो ड्राइवरी के सिवा कुछ और काम आता ही नहीं है। यकीनन फिर किसी और की बातों में आकर तुम्हें पैसे डुबाने की पड़ी होगी। मुझे अपने शौहर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो एक सीधा साधा किस्म का आदमी था जिसे कोई भी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। वो तो मेरे बड़े भाई का भला हो जिसने मेरे शौहर को सऊदीया में नौकरी दिलवा दी थी और वो एक बंगले पर ड्राइवर के तौर पर सेट हो गया था, वरना शायद वो सारी जिंदगी जूठे चट खाता रहता और हाथ कुछ ना आता। ऊपर से उसकी माँ बहनें भी हमें लूटने के बाज ना आती थी। मेरा शौहर कहने लगा, मरियम, हर बात पर तुम राई का पहाड़ बना देती हो। पूरी बात तो सुन लो। पहले ही तुमने मुझे बेवकूफ साबित करने का ठेका ले रखा है। माना कि मैं शरीफ मर्द हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। जो भी करता हूँ मैं सोच समझ के ही करता हूँ। तुम जो 60,000 रुपए दोगी उससे मैं चलगोजे खरीदूंगा। मेरे मालिक ने मंगवाए हैं। जब मैं वहां ले जाकर वो चलगोजे उनके हवाले करूंगा तो वो मुझे बदले में पैसे देंगे और मैं फौरन तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा। तुम रख लेना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए संभाल कर। मेरे शौहर का मिजाज थोड़ा बिगड़ा था, लेकिन मेरी सुई अब भी वहीं अटकी हुई थी। मैंने कहा, 60,000 रुपए के चलगोजे, या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या फिर तुम्हारा मालिक तुमसे कोई स्मगलिंग करवाना चाहता है और बदले में वो तुम्हें जेल में भिजवा देगा। मेरे जहन में जो आया मैंने कह दिया और उमर सर पकड़कर बैठ गया। गुस्से में कहने लगा, पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं, ऊपर से अकल भी तुम्हारी घुटनों में है। कह तो रहा हूँ मुझे चलगोजे खरीद कर लेकर जाने हैं, तो फिर स्मगलिंग की बात कहाँ से आ गई? 60,000 रुपए दे देती हो तो ठीक है, वरना मैं किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बाल की खाल उतारती हो, लेकिन बात समझ में तुम्हें फिर भी नहीं आती। मेरा शौहर उमर गुस्से में उठकर खड़ा हुआ तो मैंने कहा, अच्छा रुको, मैं देती हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे मालिक को इतने सारे चलगोजों को क्या करना है? अब की बार उमर ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, मैंने इनसे ये पूछा नहीं कि इन चलगोजों का क्या करना है। इनका फोन आया था, उन्होंने मुझसे एक चीज लाने को कहा, मैंने कैसे इनकार कर देता? वो मेरे मालिक हैं, इसीलिए मैंने हामी भर ली। शायद मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था कि मेरी बीवी को हर बात में रखना डालने की आदत है। मैंने खामोशी से पैसे निकालकर उमर के हाथ में पकड़ाए और खामोशी इख्तियार कर ली और खुद से कहा कि मरियम, अब शौहर से कोई सवाल ना करना, क्योंकि जाते जाते शौहर का मिजाज बिगड़ गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर तो उसे 2 साल बाद ही लौट कर आना है। इसीलिए मैंने अपनी जुबान को ताला लगा लिया था, लेकिन क्या करती, फितरत से मजबूर थी। इसीलिए कुछ ही देर बाद जब मेरा शौहर चलगोजे खरीद कर वापस लौट कर आया और मुझे अपना सामान दोबारा खोलने को कहा तो मैं तंग आ गई। मैंने गुस्से में कह दिया कि अगर सलमान खुलवाना ही था तो फिर पैक क्यों करवाया था? मेरी सारी मेहनत बेकार की। मैंने पूरा दिल लगाकर बड़ी मेहनत से सामान पैक किया था। उमर कहने लगा, मरियम, तुम्हारी अकल पर पत्थर तो नहीं पड़े। एक बंदे को खास ही लगेज ले जाने की इजाजत होती है। मेरा सामान पहले ही चलगोजे 20 किलो के ऊपर जा रहा है। ऊपर से मैं इसमें इतने चलगोजे रखूंगा तो इनका वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरा कुछ सामान कम करो और इन चलगोजों को मेरे सामान में एडजस्ट करो। पता नहीं कस्टम में ये भी बाउंस हो जाए या पास हो जाएंगे तो, या ऐसा कुछ भी नहीं हो।
कि मुझे मुश्किल हो। उमर के चेहरे पर कुछ परेशानी भी नजर आ रही थी क्योंकि वो तकरीबन 4 किलो के करीब चलगोजे थे और अच्छी खासी जगह घेर रहे थे। मैंने दोबारा से उमर का सामान खोला और उनके पुराने कपड़े निकाल दिए और चलगोजों को बड़ी मुश्किल से इनके सूटकेस में एडजस्ट किया। फिर जब मैं सारे काम से फारिग हुई तो मेरे शौहर को तसल्ली हो गई। कहने लगे, तुम पैसों की फिक्र ना करना, मैं जाते ही मालिक से लेकर तुम्हें भिजवा दूंगा। अब की बार मैंने कुछ ना कहा। थोड़ी ही देर बाद घर रिश्तेदारों से भर गया। मेरे शौहर के जाने का सब सुनकर मिलने आ गए थे। चले, और फिर हम एयरपोर्ट भी पहुंच गए। मेरे शौहर मुझे अल्लाह हाफिज कहते चले गए थे और मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि अब हमें 2 साल से पहले उमर को नहीं देखना था। उमर के जाने के बाद घर खाली खाली लगने लगा था। मैं बहुत ज्यादा उदास थी। बच्चे काफी बड़े हो गए थे, सब अपने अपने कमरों में पढ़ाई में मसरूफ थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी कि उमर का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो खैरियत से पहुंच गए हैं। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। फिर मैंने फौरन से पूछा कि मालिक को चलगोजे दे दिए। वो हंसकर कहने लगे, अरे नेक वक्त, रात के 11 बज रहे हैं, मालिक अपने बंगले में है और मैं सीधे क्वार्टर में आया हूँ। सुबह मालिक से मिलूंगा तो उनकी अमानत उनके हवाले कर दूंगा, तुम्हारे पैसे भी भेज दूंगा। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा, फिक्र नहीं कर रही, बस ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी भी चलगोजों में कौन सी खास बात है जो आपके मालिक ने खुसूसन आपको फोन करके यहाँ से चलगोजे मंगवाए हैं। क्या वहाँ चलगोजे नहीं मिलते? मेरे शौहर कहने लगे, मिलते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं और फिर क्वालिटी में भी फर्क होता है। इसीलिए मेरे मालिक ने पाकिस्तान से चलगोजे मंगवाए हैं। वो अब इसका क्या करते हैं मुझे जब पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। कुछ देर की बातों के बाद मेरे शौहर ने फोन बंद कर दिया था और मैं भी तसल्ली से सोने के लिए लेट गई थी। अब मुझे सुकून हो गया था कि मेरा शौहर मैसेज पर बात करके मंजिल पर पहुंच गया है। परदेसियों की बीवियों के लिए तो यही बात काबिल इत्मीनान होती है कि उनका शौहर खैर खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। अगली सुबह जिंदगी फिर वहीं से शुरू हुई थी। वही बच्चों का कॉल, घर की सफाई, खाना पकाना वगैरह वगैरह। और फिर कुछ ही देर बाद दोबारा से उमर का फोन भी आ गया था। वो कह रहे थे कि मैं पैसे भिजवा दिए हैं, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो बता दे। मैंने उनके ओके कहने के बाद उनसे खैर खैरियत की और वो कामों में मसरूफ थे, इसीलिए फिर ज्यादा बात ना हो सकी और फिर दिन ऐसे ही गुजरने लगे। उमर को जाकर महीना ही हुआ था कि एक शाम अचानक से उनका फोन आया। कहने लगे कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलवा रहा हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इतने सालों में तो मेरे शौहर ने कभी मुझे वहां नहीं बुलवाया था। वो कहने लगे, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब की बार तुम्हें छोड़कर आया हूँ तो मेरा दिल यहाँ लगता ही नहीं है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तुम इनके हवाले और घर करो और खुद मेरे पास महीने भर के लिए आ जाओ। तुम्हारा टिकट वीजा सब कुछ करवा दूंगा। ये कहकर मेरे शौहर ने सारी तफसीलात मुझे समझानी शुरू कर दी। मैं एक तरफ खुश थी तो एक तरफ परेशान। मैं भी शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन 2 जवान होते लड़कों को अकेला छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे शौहर ने कहा कि अम्मा को घर बुलाकर इनके हवाले घर कर दो और तुम आ जाओ। वैसे तो मुझे अपनी सास बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब मजबूरी थी, इसीलिए मैंने अपनी सास को अपने घर बुला लिया और घर की सारी जिम्मेदारियां उनके हवाले की और खुद जाने की तैयारियां करने लगी। जब मेरी सास को पता चला कि मैं शौहर के पास जा रही हूँ तो उनका मिजाज काफी बिगड़ गया। कहने लगी, अभी तो बच्चा आकर गया है, अब तुम फिर इतने लाखों रुपए खर्च करने के लिए वहां जा रही हो? मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को तुम सही लुटाती हो। मेरा दिल तो चाहा कि इनसे कहूँ कि मैं नहीं, आप लुटाती हैं। एक एक बेटी की शादी में लाखों लाखों रुपए का जेवर तो आपने बनाया है। मैं तो पहली बार ही अपने शौहर के पास जा रही हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं ये बात कह ना सकी और मैंने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेरे बेटों ने भी मुझे तसल्ली दी कि वो मेरे पीछे कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। पूरे 1 महीने बाद सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। मेरे शौहर ने मेरे निकलने से एक दिन पहले मुझे फोन किया और कहा था कि अपना सामान कम से कम कर दो और 10 किलो चलगोजे ले आओ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। 15 किलो का लगेज मुझे मिला था। इसमें से अगर 10 किलो चलगोजे रख लेती तो फिर 5 किलो सिर्फ मेरे सामान का बचता। लेकिन शौहर का हुक्म मैं टाल नहीं सकती थी कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे खुद बुलाया था और फिर चलगोजों के पैसे भी उन्होंने ही भिजवाए थे। इसीलिए मजबूरन मैंने 10 किलो चलगोजे लिए। इन्हें अच्छी तरह से एक प्लास्टिक के बैग में करके पैक अपने कपड़ों के बीच में रख लिया था। अगले ही दिन मैं फ्लाइट लेकर सीधी अपने शौहर के पास पहुंच गई थी। जबकि मुझे देखकर उमर बहुत खुश हुए। मेरा शौहर को यहाँ नौकरी करते हुए तकरीबन 10 साल हो चुके थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे देखते ही सीने से लगाकर बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने लगे। फिर वो मुझे इस बंगले पर लेकर गए जहाँ क्वार्टर में वो रहते थे और ड्राइवर के तौर पर नौकरी करते थे। इनका क्वार्टर भी अच्छा खासा बड़ा था, हर किस्म की आराइश और आराम मौजूद था। मेरे शौहर ने मुझसे चलकोसों का पूछा तो मैंने अपने सामान से निकालकर पैकेट इनके हाथ में दिया। वो कहने लगे, मैं पहले मालिकन को ये देकर आ जाता हूँ और उसके बाद फिर हम दोनों बैठकर खूब बातें करेंगे। आज मैंने छुट्टी ले रखी है। वो चलगोजों का पैकेट उठाए तेज से बंगले की तरफ जाने लगे तो मैंने कहा, मुझे भी साथ ले चले, मैं भी आपकी मालिक और मालकन से मिलना चाहती हूँ। पूरे मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, वो अरबी लोग हैं, तुम्हें इनकी जुबान भी समझ नहीं आएगी, लेकिन चलो मैं तुम्हें खुद तारुफ करवा दूंगा।
मेरे शौहर मुझे बंगले में लेकर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद ही हम इनकी मालकिन के सामने थे। मेरा शौहर बहुत अच्छी अरबी ज़ुबान बोलता था और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो मालकिन से अरबी में कुछ बात कर रहा था और साथ ही चलगोज़ों का पैकेट भी उसे अपनी मालकिन के हवाले कर दिया था। इस पैकेट को देखकर मालकिन की आंखों के चमक उतर आई थी। शायद वो मेरे शौहर का शुक्रिया अदा कर रही थी और फिर साथ ही उन्होंने मुझसे मेरी खैर खैरियत भी की थी, जो कि मुझे मेरे शौहर ने ट्रांसलेट करके बताया था। मैं हैरान थी कि चलगोज़ों में ऐसी भी क्या खास बात है जो इतनी ज़्यादा मिकदार में मंगवाई गई हैं। और फिर इन्हें देखकर मालकिन ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई सोना हो। वैसे सच तो ये था कि मालकिन खुद सोने की दुकान बनी हुई थी। मैंने कभी किसी औरत को इतना सोना पहने नहीं देखा था। बड़े बड़े सोने के हार उन्होंने अपने घर में ही पहन रखे थे, जबकि हम लोग तो तकरीबात में भी ऐसा सोना नहीं पहनते थे। पहनना तो दूर, हम तो अपना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। मैं इन्हें आंखें फाड़े मालकिन के जेवरात को देख रही थी और फिर मेरा शौहर मुझे कॉटेज के लेकर वापस आया था और मुझसे कहने लगा, क्या तुम फकीरों की तरह मालकिन के जेवरात को देख रही थी? क्या सोचेंगी वो? मैंने कहा कि वो तो कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन मैं जरूर सोच रही हूँ कि मुझे भी यहीं पर रहना है। लगता है सोना यहाँ मुफ्त में मिलता है। मुझे हमेशा से सोना बहुत पसंद था। और मेरी बात सुनते ही मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा, तुम कभी नहीं बदलोगी मरियम। बच्चे जवान हो रहे हैं और तुम्हारे शौक खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें हमेशा ऐसी फजूल बातें ही जहन में आती हैं। उमर को हंसता हुआ देखकर मैं भी हंसती चली गई थी। और फिर अगले दिन जब मैं उमर के पसंद का खाना बनाया था और फिर खुद ही मैंने डिश में निकाल कर सोचा कि मालिकन को अपने हाथ का जायका चखाती हूँ, तो मैं अपने शौहर के इजाज़त ली थी और वो कहने लगे कि हाँ, बाय द वे मालिकन बहुत अच्छी है और वो बहुत खुश होगी। उसे तो वैसे ही पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है। खुद मालिकन के पास और बहुत मोहब्बत से उनके आगे डिश पेश की तो उन्होंने खुश होकर वो इन्हें टेबल पर रखवा दी। और इसी शाम उन्होंने एक ऐसा पैगाम भिजवाया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे एक नौकरी की ऑफर की थी। वो चाहती थी कि मैं हमेशा इनके पास रहूं और खाना बनाकर इन्हें खिलाती रहूं, और इसके बदले मुझे वो अभी तनख्वाह देने को तैयार थी। मेरी रिहाइश, पासपोर्ट, सबकी जिम्मेदारी वो खुद लेना चाहती थी। वो मेरी कफील बनने को राजी थी, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे दोनों ही पाकिस्तान में थे, जिन्हें मैं कुछ दिनों के लिए दादी के हवाले करके आई थी। इसलिए मैंने माजरत की तो वो कहने लगी कि ठीक है, जब तक यहाँ हो तब तक ही मुझे अपने हाथ का जायका खिलाती रहो। और मैं राजी हो गई, क्योंकि इसके बदले भी मुझे पैसे मिल रहे थे, जिससे हमारा यहाँ रहने का खर्चा भी निकल सकता था। अगले ही दिन से मैं मालिकन के बावर्ची खाने को संभाल बैठी थी। वैसे तो उमर इस बात के लिए भी राजी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने लिए बुलाया था, मगर मेरा कहना था कि इसे बहाने से मेरे आने जाने का सारा खर्चा पूरा हो जाएगा और हमारी जमा पूंजी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाना था और मैं सारी मेहनत इसीलिए कर रही थी। मेरी सोच को देखते हुए उमर ने फिर मुझे इजाजत दे दी और अगले ही दिन मैंने मालिकन का बावर्ची खाना संभाल लिया। मुझे इकट्ठे ही 3-4 पकवान बनाने थे और फिर मेरी छुट्टी हो जानी थी। पकवान बनाते हुए मैंने देखा कि बावर्ची खाने में बड़ी बड़ी बर्नियों में चलगोजे भर भर के रखे हुए हैं, और ये देखकर एक दफा फिर मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा कि क्या इतनी गर्म चीज मालिक और मालिकन बहुत ज्यादा खाते हैं। अब तक मेरा मालिक से सामना नहीं हुआ था, अलबत्ता मालिकन से तो बार बार मेरी मुलाकात हो जाया करती थी, लेकिन मैं ये बात किससे पूछती, क्योंकि मैं अभी अरबी जुबान से ना वाकिफ थी। बस मैं अपनी मर्जी से खाने पका रही थी और मालिकन को वो बहुत पसंद आ रहे थे। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक दिन तकरीबन रात के 11 बजे के करीब मालिकन ने मुझे बुलवाया तो मैं परेशान हो गई। उमर कहने लगे, हो सकता है कि इनका इस वक्त कुछ खाने को दिल चाह रहा हो, जाओ जाकर देख कर बनाओ। मैं बंगले में पहुंची तो मालिकन ने मुझे इशारों से बताया कि मैं बिरयानी खाना चाहती हूँ। मैं बिरयानी बनाने लगी तो दूसरी तरफ मालिकन खड़ी होकर दूध का गिलास तैयार करने लगी और साथ ही उन्होंने एक प्लेट में 7 चलगोजे भी रख लिए। मैं खामोशी से इन्हें देख रही थी और फिर वो ट्रे उठाए अपने कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि मालिकन ने ये किसके लिए करके गई है और इसका क्या फायदा है। खैर, मेरी बिरयानी तैयार हुई तो मुझे मालिकन को ये खबर देनी थी। समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो मैं मालिकन के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने हल्के से दरवाजा नॉक किया तो मालिकन ने अंदर आने के लिए कहा। मैं अंदर गई तो मैंने पहली बार मालिक को देखा। वो एक दरमियानी उम्र के अरबी आदमी थे जो बिस्तर से टेक लगाए बैठे थे। उनके हाथ में दूध का गिलास था और प्लेट में अब चलगोजे नहीं थे। मैं जान गई थी कि चलगोजा मालिक ने खाए हैं। मैंने खाना बनने की खबर टूटी फूटी अरबी में इन्हें सुनाई तो उन्हें समझ आ गई। उन्होंने इशारे में मुझे वापस जाने का हुक्म दे दिया। मैं वापस आई और शौहर के साथ बैठकर मैंने इन्हें बताया कि मैंने मालिक को चलगोजे खाकर दूध पीते देखा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम्हारा तजस्सुस तो बढ़ता ही जा रहा है।
मैं ऐसा करता हूँ कि कल पता करता हूँ कि क्या मामला है और फिर तुम्हें बताता हूँ, ताकि कम से कम तुम्हारी ये जासूसी तो खत्म हो। मेरे शौहर को मेरी फितरत अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर मैं किसी के बात के पीछे पड़ जाऊं तो फिर इसका पीछा नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैं अपनी नींदें भी खराब कर लेती हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे तसल्ली दी और वाकई अगले दिन वो पता भी कर आए थे। और जो वजह मेरे शौहर ने मुझे बताई थी वो सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई थी। मेरे शौहर उमर कहने लगे कि ज्यादातर अरबी मर्द काम काज नहीं करते, यानी इनका कोई खास किस्म का कारोबार नहीं होता। वो बस एक ही जगह बैठे रहते हैं और उनके तेल के कुएं से इन्हें पैसा मिलता है, या फिर इनके कारोबार दूसरे लोग चलाते हैं। वो सिर्फ कफील बनते हैं। ज्यादातर अरबियों के तो यहाँ पर होटल हैं जिनमें सारा काम पाकिस्तानी लोग करते हैं। बस वो सिर्फ बैठे जगह मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए बहुत से अरबी लोग दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं। मेरे मालिक को भी दिल की काफी बीमारियां लग गई हैं। इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है और इसी वजह से मालिकन इन्हें रोजाना चलगोजे खिलाती है, क्योंकि चलगोजे खाने वाले लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बढ़ता है, जिसकी वजह से इनकी सेहत ठीक रहती है और जिस्म को काफी ज्यादा प्रोटीन भी मिल जाता है। यहाँ पर अरबी मर्द मेहनत मशक्कत के काम तो करते हैं, इसीलिए इनकी सेहत अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और अरबी औरतें अपने शोहरों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती हैं। मुझे ये सब तो मालूम नहीं था, इसीलिए मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई। और फिर मैंने वाकई अरबी लोगों की जिंदगी पर नजर डाली तो मैं हैरान हुई कि वो लोग बहुत ही पुरतैश जिंदगी गुजार रहे थे। हर घर में एसी था, बंगले में हर तरह की सहूलियात थी, मुलाजिमों का ढेर था, यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए भी दो दो औरतें मौजूद थी। घर से निकलते तो एसी गाड़ी में बैठते, जिस मॉल में जाते वहां पर भी हर तरह की आसाइश होती। फुल एसी मॉल्स थे जहां ज्यादा चलना भी नहीं पड़ता था, बल्कि चलने वाली सीढ़ियां होती थी। यानी इनकी जिंदगी में मेहनत मुशक्कत के नाम पर कुछ भी नहीं था। और जब तक इंसान के हाथ पांव चलते फिरते ना हो तब तक उसका जिस्म सेहतमंद नहीं होता, बल्कि वो बीमारियों का शिकार होता है। जिस्म अंदरूनी तौर पर लाकर होता है, और यही इन अरबी मर्दों के साथ हो रहा था। अरबी औरतें तो फिर भी बच्चों के पीछे मुशक्कत कर लिया करती थी, लेकिन मर्द तो वो तो कुछ भी नहीं करते थे। मेरे शौहर कहने लगे, अब तो तसल्ली हो गई, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया है। मैंने अपने शौहर को देखा और कहा कि मैं इन लोगों की जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने खुशहाल हैं। इनके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इन्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये सब कुछ ना करना इनके लिए कितना नुकसानदेह है। इनकी सेहत कितनी ज्यादा बर्बाद हो रही है। अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ पांव दिए हैं ताकि वो इन्हें हिलाए चुलाए, मेहनत करे, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। लेकिन ये अरबी लोग तो खुद ही अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम्हें तो हर बात में कोई ना कोई मसला नजर आता है, इसीलिए तुम ज्यादा ना सोचो। तुम्हारा तजस्सुस अब खत्म हो गया होगा। मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए पता करके बताया है ताकि तुम इस चक्कर में पड़कर ये कुछ दिन जाया ना करो जो तुम्हें मेरे साथ सुकून से गुजारने चाहिए। ये कहकर मेरे शौहर ने मुझे अपने बाजुओं में भरा था और मैं सुकून से इनकी बाहों में समा गई थी। मैंने 1 महीना अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी तरह से गुजारा था, और फिर मुझे इस 1 महीने में खाना पकाने के अच्छे खासे पैसे भी मिल गए थे। वो सब लेकर मैं वापस आ गई थी और मैंने अपने इन बेटों को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दिया था। मेरे बच्चे आज अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। जब इनकी नौकरी हो जाएगी तो मेरा शौहर भी परदेश से हमेशा के लिए वापस आ जाएगा। हम दोनों फिर एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अभी मेरे शौहर अक्सर ही किसी न किसी के जरिए मुझसे चलगोजे मंगवाते हैं, और मैं इन्हें पैक करके सोचती हूँ कि इसके साथ साथ अगर ये अरबी लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो इनकी सेहत के लिए कितना बेहतर होगा। लेकिन ये बात मैं इनसे तो नहीं कह सकती, मगर आप लोगों से ज़रूर कह सकती हूँ कि वो लोग जो काम कर के लिए मुलाजिम रखते हैं और ख़ुद को हाई सोसाइटी का साबित करने के लिए किसी काम को हाथ नहीं लगाते, इन्हें ये मालूम होना चाहिए इससे इनकी सेहत ख़राब होती है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपके हाथ पैर भी काम करें और जिस्म भी तवाना रहे। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि चलगोज़ों के जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत ख़ास काम करता है। दवाओं के साथ साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत सेहतमंद रख सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में तो अब ये चीज़ें भी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसीलिए कम मिकदार में ही सही, लेकिन किसी न किसी तरह से इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बना लें।